जय हिंद। प्रभात पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। आज हम सभी पुनः उपस्थित हैं बैताल पचीसी की चौथी कहानी को सुनने के लिए। आइए हम देखते हैं कि बैताल भट्ट इस चौथी कहानी के माध्यम से समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हुआ फिर यूं ही, हमने तीसरी कहानी में देखा था कि जैसे ही विक्रमादित्य ने अपने उत्तर को दिया, बैताल पुनः जाकर पेड़ पर लटक गया। फिर विक्रमादित्य गए, उन्हें फिर पेड़ पे चढ़ा, उसे तलवार से उसकी रस्सी को काटा। बैताल नीचे आया और नीचे आने के बाद बैताल को पुनः पकड़ के अपने कंधे पर उठा लिए और कंधे पर लेने के बाद फिर से चलना वो प्रारंभ कर दिए। फिर बैताल ने कहा, इतनी घनी अंधेरी रात है, हमें इतना दूर तक जाना है और यूं चुप चुप चला जाए अच्छा नहीं लगता। कुछ तुम बोलो, कुछ मैं बोलूं, हम बातें करते चलते हैं। फिर बैताल ने कहा, चलो तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, मैं ही तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बैताल ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। बैताल ने कहा कि राजा, तुमसे पहले तुम्हारे राज्य के बगल में एक और राज्य हुआ करता था। वहां पर एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। उस व्यापारी के परिवार में 4 सदस्य थे। व्यापारी, उसकी पत्नी, व्यापारी का पुत्र और व्यापारी की पुत्री। उसकी पुत्री का नाम था सोमप्रभा और वो जो सोमप्रभा थी वो एक निपुण कन्या थी। कला में भी, नृत्य में भी, घर के कामकाज में भी, सौंदर्य में भी, अर्थात वो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण थी। एक दिन उन चारों में बैठे बैठे वार्तालाप हो रही थी तो उसपे जो व्यापारी था उसने अपनी कन्या से पूछा कि बेटी, तुम्हें कैसा वर चाहिए? तुम इतनी योग्य हो, तुम अपने प्रस्ताव को रखो कि आखिर तुम्हें पति कैसा चाहिए, तुम कैसे वर की अपेक्षा करती हो? प्रभा जो थी पहले तो शर्माई, पहले बोला कि पिताजी आपको जो पसंद हो। व्यापारी के फिर पूछने पर सोमप्रभा ने कहा कि वर ऐसा होना चाहिए जो वीर हो या फिर उसके पास कोई एक कला हो। वो शिल्पी भी हो, वो कलाकार भी हो सकता है, वो कवि भी हो सकता है, मतलब किसी भी दिशा से वो पूर्ण हो, निपुण हो। इन दोनों की बातें वार्तालाप पूरा हुई। उसी राज्य में एक राक्षस भी रहता था। उस राक्षस की नजर सोमप्रभा पे पड़ी। सोमप्रभा की सुंदरता को देखकर राक्षस जो था पूर्ण रूप से मोहित हो गया और वो अपनी इच्छा रखने लगा सोमप्रभा से शादी करने के लिए। अब तो ये समस्या बन गई पूरे परिवार के लिए और उस राक्षस से पूरा राज्य परेशान रहता था। अब जो उसके पिता थे वो अपनी पुत्री के लिए एक वीर वर की तलाश कर रहे थे, जिससे उस राक्षस से सोमप्रभा की रक्षा हो सके और सोमप्रभा भी खुशी खुशी रहे। उतने में ही एक और घटना घटी। वो जो व्यापारी थे व्यापार के उद्देश्य से कहीं बाहर जा रहे थे। उतने में ही उनके और उनके आदमियों पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला किया तो उनके जो अन्य उसके साथी थे वो मारे गए उसमें। और जैसे ही उस व्यापारी की बारी आई, एक वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति था। वो इस सारे घटनाक्रम को देख लिया और व्यापारी की जान बचा ली। ये देखकर व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं जैसा वीर वर ढूंढ रहा था अपनी कन्या के लिए, ठीक वैसा ही है। उसने वीर सिंह के सामने अपनी पुत्री सोमप्रभा के विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। इस तरह सोमप्रभा के पिता ने वीर सिंह के साथ सोमप्रभा का विवाह सुनिश्चित कर दिया। इधर उनकी जो माता थी, उनकी माता घर पे थी और घर पे कवि आए। वो जो कवि थे उन्होंने मेले में सोमप्रभा को देखा था और उसकी सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने एक कविता लिखी थी सोमप्रभा पे। वो सुनाने के लिए आए कि कहा, उनकी जब आए घर पे तो उनकी माँ मिली।
उन्होंने पूछा क्या काम है। तब उन्होंने बताया कि मैंने सोमप्रभा की सुंदरता से मोहित होकर एक कविता लिखा है, मैं उनसे सुनाने आया हूँ। ये बात सुनकर उनकी माता जी उस कवि से प्रभावित हो गई, क्योंकि जब सोमप्रभा ने कहा था कि योग्य वर में कवि भी होना चाहिए, कविता भी की लिखने की भी कला होनी चाहिए, तो ये सब दिमाग में रखकर उन्होंने उस कवि के साथ सोमप्रभा का विवाह फिक्स कर दिया। और आगे चल के देखिए तो उनका जो भाई थे वो भाई घूमते हुए जा रहे थे और एक शिल्पी को देखे। वो शिल्पी बहुत ही कुशल था, उसने उड़ने वाले खटोला बनाया हुआ था। बैठाकर उनके भाई को सैर भी करा दिया। इससे प्रभावित होकर उनके भाई ने शिल्पी के साथ सोमप्रभा का विवाह निश्चित कर दिया। अर्थात एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर सोमप्रभा का विवाह 3 व्यक्तियों के साथ फिक्स हो गया। उनके पिता ने वीर सिंह के साथ, उनकी माँ ने कवि के साथ और उनके भाई ने शिल्पी के साथ। इस तरह से एक दिन निश्चित, और सभी अपने अपने जिद पे अड़े थे कि सोमप्रभा का विवाह इससे होगा, सोमप्रभा का विवाह इससे होगा। एक समय निश्चित किया गया था, उस समय पर विवाह होने को आया। तीनों लोग आंगन में पधारे और सोमप्रभा भी तैयार बैठी थी। तब तक वो राक्षस भी इसी फिराक में था कि वो सोमप्रभा से विवाह करे। वो राक्षस आया और सोमप्रभा को उठाकर लेकर चला गया। इस तरह से तीनों वर के लिए आए थे, तीनों ने एक लेके चला गया जब राक्षस, तो शिल्पी ने कहा कि चलिए मैं अपने उड़न खटोले में बैठा के आप सबको राक्षस के पास तक लेकर चलता हूँ। कवि ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि राक्षस किस ओर रहता है, चलिए मैं आपको उनकी दिशा बताता हूँ, स्थान बताता हूँ। वीर सिंह कहा कि मैं उसे मारकर सोमप्रभा को बचाऊंगा। इस तरह से वो तीनों उस खटोले में बैठकर उड़ के चले गए। कवि ने रास्ता दिखाया, वहां पर शिल्पी ने खटोले को उठा के उड़ाते हुए पहुंचाया। इस तरह से राक्षस और सोमप्रभा को सबने देख लिया, और जो वीर सिंह था वो अपने तीर कमान से युद्ध करके राक्षस को मार डाला। पुनः वो तीनों और सोमप्रभा खटोले में बैठे और वापस घर आ गए। घर आने के बाद अब विवाह का प्रस्ताव आया। इतने में उनके पिता ने कहा, आप तीनों, अब विवाह का प्रस्ताव आया। इतने में उनके पिता ने कहा, आप तीनों को धन्यवाद जो आपने मेरी पुत्री को बचाया, और आप तीनों विवाह के लिए आए हैं, तो इसका निश्चय आप हमारी पुत्री पे ही छोड़ दीजिए। जो उसको पसंद आया इससे जिससे पसंद आया उससे वो विवाह कर ले। इतनी कहानी तो बैताल ने विक्रम से सुनाई, और अब बैताल ने राजा विक्रम से पूछा, विक्रम तुम तो मानव मस्तिष्क के बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, मानव मस्तिष्क के लिए विद्वान हो, मनुष्य की भावनाओं को समझते हो। इस भावनाओं को समझते हुए तुम बताओ कि सोमप्रभा के स्थान पे खुद को रख के बताओ कि आखिर सोमप्रभा ने किससे विवाह किया होगा। राजा विक्रम ने सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि उसने वीर सिंह से ही शादी किया होगा। बैताल ने पूछा ऐसा क्यों, तीनों तो मदद किए। उसने कहा कि और कभी तो उसकी सुंदरता कितना मोहित था, तो आखिर वो वीर सिंह से विवाह क्यों की होगी। तब राजा विक्रम ने उत्तर दिया कि सिर्फ कविता लिखने से तो उस सोमप्रभा का काम गुजारा नहीं होगा, शिल्प लेकर शिल्पी सिर्फ उड़ाए उससे भी गुजारा नहीं होगा, लेकिन वीर सिंह है वो अपनी वीरता से उसके लिए सभी तो उपलब्ध करा देंगे खदान, लेकिन कभी जो मुसीबत पड़े तो उसे उसकी रक्षा करेगा। और एक स्त्री को चाहिए होता है कि उसे योग्य और एक वीर पति मिले जो हमेशा उसकी रक्षा करे। इस तरह से सोमप्रभा ने वीर सिंह से विवाह किया होगा। बैताल ने उत्तर सुना और कहा, हाँ तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा, सोमप्रभा ने वीर सिंह से ही विवाह किया, लेकिन एक गलती कर गए, तुमने फिर बोल दिया और तुम बोले और मैं चला। इतना कहकर बैताल उड़ गया, फिर अपने स्थान पे चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आपने देखा कि जब मुसीबत के समय आया तो तीनों जो वर के लिए आए हुए थे, भले आपस में प्रतिद्वंदता थी पर मिलके उन्होंने मुसीबत का सामना किया। ऐसे भी हमें हमारे जीवन में कभी भी मुसीबत की घड़ी आए तो बिना द्वेष भाव रखे हुए मिलकर मुसीबत का सामना करना चाहिए। नमो नमः।